अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो CS302 की तैयारी करवाने जा रहा हूँ। और CS302 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का जिसमें आपको सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर CS302 की तैयारी करवा दें। तो ये स्क्रीन शॉट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। यकीन करें फ़ाइल अवेलेबल नहीं थी, अगर फ़ाइल होती मैं आपको इसका लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर देता। मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपने इसको जैसे समझा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट को आपने अपने पल्ले बांध लेना है। ये भी पार्ट 1 है। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर आपको हैंडआउट्स के थ्रू बताऊंगा कि क्या चीज़ हैंडआउट्स में इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, कौन सा लेक्चर आपने स्किप नहीं करना। तो पार्ट 2 का भी आप इंशाल्लाह ज़रूर वेट कीजिएगा। एज सुन एज़ पॉसिबल मेरी भरपूर कोशिश ये होगी कि मैं आपके साथ जल्द से जल्द पार्ट 2 इसका शेयर कर दूँ, ताकि आपको आने वाले पेपर्स में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ इस वीडियो में, जो बहुत दफ़ा बल्कि हर दफ़ा पेपर में आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में भी उम्मीद करूँगा ये ज़रूर आएंगे, ताकि आपको जो है किसी भी तरह की आने वाले दिनों में आने वाले पेपर्स में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी a+b.a+c। ये जो आपको a नज़र आ रहा है ना, ये आप सिंपल सा सोल्यूशन इसका इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है वो ये एक थ्योरम है बेसिकली। इस थ्योरम को समझने के लिए आपको बताऊँगा, इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जो है इस a को कॉमन ले लें, ठीक है। बाकी देखें क्या रह गया हमारे पास, डॉट बी डॉट सी। अब देखिए हमारे पास दरमियान में साइन प्लस का है, तो प्लस भी आप कॉमन ले लें, तो a+b.c इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, a+b.c। ठीक है, ये वाला आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। वैसे ये एक थ्योरम है, तो ये थ्योरम आपने अपने माइंड में रखना है। ये थ्योरम आपके एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है और आपके एमसीक्यूज में पूछा भी जाएगा। 2 पेपर्स में आपसे इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो जहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होगा वो बात भी आपको मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। तो a+b.a+c इक्वल्स टू a+b.c कैसे बनाना है आपको मैंने बता दिया कि जो प्लस है और जो a है उसको कॉमन ले लें, बाकी जो पीछे बच जाता है वो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाता है। दिस मीन्स कि a+b.c इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं। ओके जी, एक्सेस 8 कोड असाइन डैश टू -8। वो आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है जी, आपने ये बताना है कि हम 8 कोड को असाइन करेंगे -8 से कैसे। ये हमारे पास जो है आपने सिंपल इसको एक्सेस 8 कोड को करना, तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे 0 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, आप जरा 2 के साथ इसका एलसीएम लें, यानी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो 2 4 जार 8, 0 बच गया। इसी तरह से 2 2 जार 4, दोबारा 0 बच गया, और फिर दोबारा से 2 1 जार 2। तो एक्सेस 8 मेथड में हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस 8 मेथड में अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स वो 0 0 0 0, यानी ये वाला जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, इसके थ्रू हम इसको लिखेंगे। चूँकि 8 मेथड है, दिस मीन्स के 4 दफ़ा 0 होगा, इज़ द राइट ऑप्शन हियर। ये भी बहुत दफ़ा एमसीक्यू में पूछा गया है, तो इंशाल्लाह होपफुली अब आप इसको भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, जो आउटपुट है हमारे पास एक्सप्रेशन का, f इक्वल टू a डॉट b डॉट c विल बी लॉजिक डैश 1 a इक्वल टू b, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल्स टू 1। क्या होगा अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा काम करना है आपने। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें a की वैल्यू क्या है 1 है ना, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। a1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1, देखें क्या होगा, 1 0 जार 0 और 0 1 जार डेफिनेटली 0। दिस मीन्स के तमाम तर जो आउटपुट होगा मेरे पास वो 0 आ जाएगा, तो 0 इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है कि द सेल मार्क्ड 6 इन 4th वेरिएबल के मैप। के मैप इंशाल्लाह मैं आपको सेकंड जो वीडियो का पार्ट होगा उसके अंदर बताऊंगा कि आपने कैसे के मैप जो है वो क्रिएट करना है, कैसे हमने के मैप को बनाना है। यहाँ हम देखें वो कह रहे हैं जो के मैप है, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म्स में, मिन टर्म और मैक्स टर्म में 2 पार्ट्स होते हैं के मैप के, और उसकी जो वैल्यू है बाइनरी ए बी सी एंड डी है। तो मिन और मैक्सिमम ये दोनों पार्ट्स आपने होपफुली अगर आपने लेक्चर लिए हुए तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह आपको सेकंड पार्ट में क्लियर कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द 4, यानी 4 जो वेरिएबल के मैप होता है उसके अंदर क्या होगा, a इक्वल टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 0। जस्ट लाइक द थ्योरम, आप इसको भी थ्योरम तरह याद कर लें कि अगर सेल मार्क है वो जो है वो 4th वेरिएबल का के मैप है, उसके अगर मिन टर्म्स है वो 6 होंगे और जो मैक्स टर्म है वो भी 6 होंगे। तो बाइनरी के मुताबिक, बाइनरी वैल्यू के मुताबिक a b c d की वैल्यू क्या होगी, a की 0 होगी, फिर b की 1 होगी, फिर c की 1 होगी और d की 0 होगी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। उसके आगे देखिए, कंपैरेटर सर्किट हैज़ मल्टीपल इनपुट्स एंड डैश आउटपुट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
जो कंपैरेटर होता है ना वो क्या करता है, सर्किट उसके मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और कितने आउटपुट्स होते हैं। ये भी एज इट इज़ आपने याद जो है वो थ्योरम तरह ही करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किताब है, तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें लर्निंग करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा रट्टा टाइप लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो अगर किसी भी कंपैरेटर के सर्किट के मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो उसके 3 आउटपुट्स होंगे। ये बात आपने इस तरह से भी याद करनी है कि अगर 3 आउटपुट होंगे, एमसीक्यूज़ में ये भी आ सकता है कि अगर आउटपुट 3 होंगे तो क्या होगा, अगर आउटपुट 3 होंगे तो वहाँ पर आपने जो है वो इनपुट की वैल्यू याद रखनी कि वहाँ पर इनपुट जो होगा वो मल्टीपल होगा, यानी अगर 3 आउटपुट है तो मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल इनपुट्स हैं तो 3 आउटपुट्स हैं। दोनों तरह से आपने वैल्यू को अपने माइंड में रखना है, दोनों तरह से लाइन को आपने अपने माइंड में रखना है, दोनों तरह से पेपर में पूछी जाती हैं। उसके आगे द आउटपुट, जो आउटपुट है ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो क्या है, सॉरी ए इज़ लेस देन बी, ये जहाँ पर ओपन होता है ना साइन वहाँ उसका मतलब होता है ग्रेटर देन, तो ए जो है अगर वो लेस देन बी है और इसकी वैल्यू 1 है व्हेन द इनपुट कम्बिनेशन, तो इनपुट का क्या कम्बिनेशन होगा, तो देखें ज़रा हमने क्या बताना है कि इनपुट कहाँ पे, यानी ए जो है कब छोटा होगा और बी कब बड़ा होगा। ये बाय मिस्टेक मैंने आपको ग्रेटर देन ए कह दिया था, असल में ये ए स्मॉलर देन बी है, ठीक है। अब मैं आपको इसका आउटपुट बताता हूँ या आपको मैं इसका जवाब बताता हूँ। देखें अब आपने सिर्फ ये एनालाइज करना है कि कहाँ पर ए छोटा है और कहाँ पर ए बड़ा है। सिंपल एक कंडीशन है, ये देखें यहाँ पे ए 0 1 है ना, यानी 0 तो कुछ भी नहीं होता, 0 इज़ नथिंग, दिस मीन्स कि ए 1 है और बी 10 है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 10 है, तो दिस मीन्स कि 10 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी ए इज़ स्मॉलर देन बी। अब बाकी वैल्यू देखें, ये 1 0 है, ये 0 1 है, यहाँ पे तो कंडीशन उल्टी होगी, ए बड़ा हो गया बी छोटा हो गया। अब यहाँ पे भी ए बड़ा है, यहाँ पे देखें दोनों बराबर हैं, ए 0 1 0 1, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड ए इक्वल टू 0 1 एंड बी इक्वल्स टू 1 0। पेपर आपका इसी तरह की आता है, इसी तरह की होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं होता, उसके हवाले से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने सिंपल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि ए कहाँ पर बड़ा है, ये आपने सिर्फ आउटपुट याद रखना है कि जहाँ पर ये साइन आएगा ना, जहाँ पर ओपन होगा ये वाला, इसका मतलब है कि जो भी कैरेक्टर इसके आगे है वो बड़ा होगा इस पिछले वाले से। तो इसी तरह बस आपने बाइनरी वैल्यूज़ को याद रखना है कि 0 1 और 1 0 दोनों में मेन आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि 1 0 का मतलब है 10 और 0 1 का मतलब है 1, दिस मीन्स कि ए इज़ लेस देन बी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये वाला कंसीडर जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, द डैश इनकोडर इज़ यूज एज अ की पैड इनकोडर। वो कह रहा है ऐसा कौन सा जो है वो इनकोडर है जिसको हम की पैड इनकोडर के मदद से या की पैड इनकोडर के जरिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड डेसिमल टू BCD। ये भी जो है वो MCQs पिछली दफ़ा बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है कि ऐसा इनकोडर जिसको आप की पैड इनकोडर के जरिए या की पैड इनकोडर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनकोडर का जो है वो एक आप कह सकते हैं कि अगर इनकोडर के हमें मध्य मुकाबल या इनकोडर का जो अल्टरनेटिव है वो इस्तेमाल करना है तो वो बाइनरी टू BCD जो है वो प्रायोरिटी है, PRIORITY, ये पैरिटी होता है, या आप इसको यहाँ पे जो है वो कंसिडर कर सकते हैं प्रायोरिटी, ठीक है, आप इसको प्रायोरिटी भी प्रोनाउंसिएट जो है वो कर सकते हैं। तो डैश इनकोडर इज यूज एज अ कीपैड इनकोडर दैट इज कॉल्ड डेसिमल टू BCD प्रायोरिटी। ये वाला इंपॉर्टेंट MCQs है, आपके मेरे ख्याल में जो भी क्विज आया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके आगे यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर रिक्वायर्स व्हाट कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट समझा दूं। मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट भी पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल स्विच है दैट हैज सेवरल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। ये वाली डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिजिटल स्विच होता है जिसकी मदद से आप ये रिकॉग्नाइज करते हैं, आप ये जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने इनपुट्स होते हैं और कितने आउटपुट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि हमारे पास सिंगल जो है वो आउटपुट होता है जब सर्वल इनपुट्स होते हैं। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। ये डेफिनेशन की फॉर्म में भी पूछा जाता है कि डिफाइन मल्टीप्लेक्सर, और डिफाइन मल्टीप्लेक्सर के अलावा जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर। दोनों क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर आपको डिस्कस करूँगा वहाँ पे क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और किस किस कैटेगरी का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसके सिंगल आउटपुट होता है, सर्वल इनपुट, यानी इनपुट ज़्यादा होते हैं और एक ही इसका आउटपुट हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर के आगे फर्दर पार्ट्स हैं, फर्दर टाइप्स हैं। तो क्या है जी, अगर आप पैरेलल से सीरियल कन्वर्टर में जा रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर। नहीं कैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सर्किट ही आपको रिक्वायर्ड होगा। यानी अगर आप जो है वो पैरेलल से सीरियल कन्वर्टर में जाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर ही रिक्वायर्ड है। यानी इसका बेसिक सा सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर हमने पैरेलल से सीरियल में जाना है तो हमें ऐसा कन्वर्टर चाहिए जो हमें पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करवा दे। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड आप पैरेलल टू सीरियल सर्किट या आप पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सर्किट। दोनों आपके ऑप्शन जो है वो करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। उसके आगे देखते हैं
तो आपको बता रहा है कि द 4 आउटपुट ऑफ 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, जो 4 आउटपुट्स होते हैं 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के, connected to from a 16 input multiplexer are connected together through a 4 input dash gate। ये भी एक आप थ्योरम तरह कह सकते हैं, ये हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर 4 आउटपुट जो हैं 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्टेड हैं और अगर 16 इनपुट जो है वो क्या हो, कनेक्टेड हो थ्रू 4 इनपुट, तो ये और का ऑपरेशन होगा। ये जो आपको क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह एज इट इज़ आपके पेपर में आएंगे। तो जो आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ या जो आपको MCQs दिखा रहा हूँ 110% MCQs बिल्कुल करेक्ट है। आपने एज इट इज़ इसको याद करना है, 12 दफ़ा वीडियोस को देखना है ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो ये एक थ्योरम है जिसमें अगर 4 इनपुट होंगे 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर होगा, तो हमारे पास अगर 4 इनपुट, यानी वो कह रहा है कि अगर 4 आउटपुट हो और 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर हो, इस तरह अगर 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, 4 इनपुट का होगा। किस गेट में, और गेट में। तो यहाँ पर जो और गेट होगा डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आपके पेपर में पूछा जा चुका है और बहुत दफ़ा आता भी है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर में भी चांसेस हैं बहुत दफ़ा रिपीट होने के। ये जो डिवाइस है ना हेयर, यहाँ पर जो आपको शो हो रही है, इज़ मोस्टली लाइक द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर कैसा होता है, ऐसा होता है। मैं आपको आपके हैंडआउट से भी मल्टीप्लेक्सर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह वहाँ पर भी समझाया जा सके या अच्छी तरह वहाँ से भी इसकी डायग्राम समझाई जा सके। तो हैंडआउट्स पर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर देखें, ये इनपुट आ रही है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये इनपुट है। ये सारे इनपुट्स हैं। ये आगे हमने एंड और ऑपरेशन, जो भी हम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं वो लगाया, और ये सिंगल आउटपुट है। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल इनपुट्स हैं और ये सिंगल आउटपुट है, तो ये मल्टीप्लेक्सर है। इसी तरह से अगर आप वो जो फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई है इस स्क्रीनशॉट की, यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लेक्सर की तरह है। ये इनपुट आ रहा है और ये आगे से हमें इसका आउटपुट मिल रहा है। दिस मीन्स कि ये मल्टीप्लेक्सर है। ये वाला MCQ ज़्यादा अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत दफ़ा आपके पेपर में पूछा जा चुका है। 110% चांस है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन GAL, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। जो आपके साथ शेयर करूँ वो सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने स्किप नहीं करना किसी तरह से भी। GAL इज़ एन अक्रॉनियम फॉर, यानी कि आपने इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि ये फुल फॉर्म क्या बनता है जनाब, जेनेरिक अरे लॉजिक। ठीक है, जो GAL है इसका मतलब ये है कि जेनेरिक अरे लॉजिक, ये इसकी एब्रीवेशन है, ये कंप्लीट फॉर्म है। इसको आपने अपने माइंड में एज इट इज़ याद कर लेना है ताकि आपको पेपर में अगर आए तो इसका करेक्ट ऑप्शन पता हो। इन द बाइनरी नंबर कौन सा है हमारे पास, 10011, द वेट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें आपने इसका वेट बताना है। तो अब देखें, ये जो सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। तो मोस्ट जो सिग्निफिकेंट बिट है उससे मुराद होती है कि जो आपको लास्ट नंबर मिलेगा ना, ये 1, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, 1 0 0 1 1। वो कह रहा है जो वेट है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट का वो कितना है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो 1 जो है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, इसके आगे चेक करें कितने नंबर है, 1 2 3 और 4। दिस मीन्स कि 2 की पावर 4 इज़ द राइट ऑप्शन। ये देखें 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आपने स्किप करना है क्योंकि हमने इसका वेट बताना है। ठीक है, अगर आपसे ये कहता कि आप मुझे बताइए नंबर कितने बिट का है, ये नंबर की पावर क्या है, तब हमने कहना था 2 की पावर 5। कि हम यहाँ पे 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है ना, तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, या तो 0 या 1। अब यहाँ पे वो कह रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जो है वो बताएं। ये जो पहली होती है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये जो लास्ट वाली होती है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। दिस मीन्स कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की आपने पावर बतानी है, जितने आगे नंबर होंगे उतनी ही आपने वैल्यू बतानी है। तो 2 की पावर 4 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कंसीडर यही वाला किया जाएगा, क्योंकि हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट की वैल्यू बतानी है। उसके आगे देखते हैं, तो उसके आगे द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन, जो आउटपुट है किसी भी एक्सप्रेशन का, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले आपको दिखाया था ना पीछे मल्टीप्लाई वाले, अगर आपको याद हो तो जब हमने मल्टीप्लाई किया था 1 मल्टीप्लाई बाय 0, अभी आप वीडियो में पीछे पढ़ के आए हैं 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो उसका आउटपुट क्या बताया था, मैंने आपको 0 बताया था क्योंकि हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। अब यहाँ पे देखें इसकी मेंटालिटी वही है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। देखें क्या होगा, 0 A की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पे 0 रखें, प्लस B की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे 1 रखें, प्लस C की वैल्यू क्या है वो भी 1 है तो आप यहाँ पे 1 रखें। दिस मीन्स कि 0 + 1 + 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास जवाब आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 को अगर आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें ज़रा, ठीक है, ये जवाब क्या आ गया 2, और इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, 2 1s are 2 और ये 0, तो ये हमारे पास 1 0 इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन मेथड इज इन
टेंडेड टू बी यूज फॉर बुलियन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 4 वेरिएबल्स। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा आपको दिए गए मेथड्स में से ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम जो है 4 वेरिएबल से ज़्यादा एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रिक ऑपरेशंस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो वो हमारे पास है जी QUINE, क्वीनी मैकक्लस्की। तो ये क्वाइन मैकक्लस्की है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, क्वाइन QUINE क्वाइन मैकक्लस्की, ठीक है, MCC मैक CLUS क्लस KUI की, क्वाइन मैकक्लस्की ऐसा मेथड होता है जिसकी मदद से हम जो है 4 वेरिएबल से ज़्यादा एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रिक और जो है एक्सप्रेशन में इंटेंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं या कवर करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पर्टिकुलर हाफ एडर हैज़ डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। जो पर्टिकुलर हाफ एडर होता है वो कितने इनपुट्स लेता है और कितने आउटपुट लेता है, तो वो 2 इनपुट लेता है और वो 2 आउटपुट लेता है। ये देखें इसका करेक्ट ऑप्शन कि जो पर्टिकुलर हाफ एडर फंक्शन है या पर्टिकुलर हाफ जो एडर है उसके कितने इनपुट और कितने आउटपुट होते हैं, डेट इज 2 and 2। उसके 2 इनपुट्स होते हैं और 2 उसके आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा डेट इज कॉल्ड 2 and 2। ओके, अ क्वांटिटी हैविंग कंटिन्यू वैल्यू इन एन डैश क्वांटिटी। जो क्वांटिटी होती है वो कंटिन्यू होती है किस क्वांटिटी में, एनालॉग क्वांटिटी में। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि देखिए एनालॉग क्वांटिटी में ये काम होता है, या एनालॉग क्वांटिटी में ये होता है कि हमारे पास जो सिग्नल होता है ना वो इस तरह चलता है, यानी ये देखें कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, लेकिन कभी भी सिग्नल 0 हो भी जाता है लेकिन फिर भी वो डेटा को सेंड करता रहता है। अगर मैं आपसे CS601 की फॉर्म में बात करूँ तो ये आपको जो अकॉर्डिंग टू CS302 का मतलब है कि हमारे पास जो भी कंटिन्यू सिग्नल होगा या कंटिन्यू जो वैल्यू होगी वो एनालॉग होगी। जहाँ पर भी वर्ड कंटिन्यू का आएगा वहाँ पर आपने एनालॉग को के कॉन्सेप्ट को याद रखना। दिस मीन्स कि एनालॉग जो सिग्नल है या जो एनालॉग क्वांटिटी है डेट इज कॉल्ड कंटिन्यूस वैल्यू या कंटिन्यू वैल्यू। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड द एनालॉग। Which one of the following expression is an example of commutative law for multiplication? कम्यूटेटिव लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कम्यूटेटिव लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताना है। इसका देखिए मतलब ये होगा कि A B इक्वल्स टू B A, ये मल्टीप्लाई का है। जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पे डॉट का साइन होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और अगर आपको ए यानी अगर आपसे कहता है कि आप इसको मुझे जो है वो एडिशन में करके दिखाएं तो इसमें ये होगा कि A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A। तो ये जो नीचे वाला है ये एडिशन के मुताबिक कम्यूटेटिव लॉ है, जो ऊपर वाला है ये मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक कम्यूटेटिव लॉ है। अब यहाँ पे देखें आपको क्या कह रहा है कि आपने मुझे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बताना है, तो ये देखें AB इक्वल्स टू BA। और अगर आपसे कहता है कि आप एडिशन के थ्रू बताएं या एडिशन वाला मैथड बताएं तो यहाँ पे ये वाला था कि A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, when 4 ones are taken as a group on K map यानी कर्नॉफ मैप, जो अगर 4 वन जो है K मैप के थ्रू लिए जाए, द नंबर ऑफ वेरिएबल एलिमिनेटेड फ्रॉम द आउटपुट एक्सप्रेशन। तो हमें वेरिएबल के जो आउटपुट एक्सप्रेशन होगा उसे एलिमिनेट करना होगा। किस नंबर को हमें एलिमिनेट करना है जनाब वहाँ पे, तो इसका ऑप्शन डेट इज कॉल्ड, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड 2। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो आंसर होगा ये वाला, ये इन्होंने नहीं लगाया हुआ लेकिन मैंने आपको बता दिया 2 जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। अगर हमारे पास 4 वन जो है वो के मैप से लिए जाएंगे तो नंबर जो वहाँ पर आउटपुट में से एलिमिनेट होगा निकाला जाएगा वो दूसरा होगा यानी 2 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बस आपने 2 याद रखना है। ठीक है, इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे पार्ट्स में दूंगा, वहाँ पे मैं इसको स्क्रीनशॉट की फॉर्म में ले लूँगा, गूगल से ये वेरीफाइड है। जो 2 होगा यही इसका करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको बस आपने याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने नहीं किया हुआ लेकिन मैंने आपको बता दिया जो दूसरा ऑप्शन होगा वो यहाँ पे राइट होगा। आइडेंटिफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, आपने बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना है POS की फॉर्म में। सबसे पहले POS फॉर्म क्या होती है मैं आपको ये बता दूं। POS ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, POS और जो हमारे पास है ना SOP, ये दोनों फॉर्म्स आपने याद रखनी है। दोनों आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी पूछी जाएंगी और MCQs में भी पूछी जाएंगी। यहाँ पे देखें जो POS होती है इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ कम्बिनेशनल सर्किट मेड बाय मैनी और गेट्स और अ सिंगल गेट। दोनों बातों को ज़रा अपने माइंड में रखना है आपने। थोड़ा सा मैं दोबारा कहूँगा मुश्किल किताब है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है लेकिन रट्टा लगा लें इसको कि जो POS एक्सप्रेशन होता है ना इसके अंदर हमारे पास जो सर्किट के कम्बिनेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास जो है वो मैनी और गेट्स यानी कि सब ज़्यादा और गेट्स होते हैं और सिंगल एंड गेट होता है किसके अंदर, POS फॉर्म के अंदर यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर। और सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये होता है
कि देर आर, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, यहाँ पे देखें SOP एक्सप्रेशन इज इम्प्लीमेंटेशन बाय द एंड और कम्बिनेशन ऑफ गेट। इसमें भी हमारे पास जो है वो एंड और ही कम्बिनेशन होते हैं, और यहाँ पे जो एंड गेट होता है ये प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट टर्म को। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके MCQs के हवाले से कि SOP के अंदर कौन सा गेट जो है वो प्रोडक्ट टर्म को जो है वो प्रोड्यूस करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो एंड गेट होता है। तो ये जो SOP है दिस इज स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और जो POS है दिस इज स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो दोनों के मेन कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं। अब आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के थ्रू। इसके अलावा ना आपको यहाँ पर जो और ऑपरेटर होगा ना उसका भी मैं अगर आपको बताता चलूँ साथ साथ कि इसका साइन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जो और ऑपरेटर का साइन होगा ना, इसका जो साइन होगा ना वो ये वाला होगा। ये देखिए ये और का साइन है, ये एंड का साइन है, ये साइन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ये नोट का साइन है, ठीक है, जिसके आगे ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, जो नोट ऑपरेटर ना इसका मतलब होता है कि नोट है यानी नहीं है, और ये यूनरी ऑपरेटर है। ये तीनों बातों को याद रखिएगा, इनके साइन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। आपने प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के मुताबिक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। ये भी एक थ्योरम टाइप की क्वेश्चन है। ये देखें A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये B नोट है, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C। तो ये हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की। इसको बस एज इट इज़ आप याद कर लें। ये भी एक थ्योरम है, इसमें समझाने वाला कि काम नहीं है कि A प्लस B कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा आगे देखें, आपको क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म से एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड द ग्रुपिंग ऑफ। अब आपने ग्रुप करना है कि इसका मतलब ये है कि अब आपने ये बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की एक्सप्रेशन की क्या ग्रुपिंग होती है, तो वो जीरोस के साथ होती है, सिंपल। और अगर यहाँ पे सम ऑफ P होता है यानी सम ऑफ प्रोडक्ट होता है तो उसकी ग्रुपिंग वंस के साथ होनी थी, ठीक है। वो आगे जाके ना क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे वीडियो में मजीद बताऊंगा। तो POS का मतलब है कि जीरो के साथ यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में अगर हम ग्रुप करें तो वो जीरो के साथ है, और SOP का मतलब है कि वो 1 के साथ है। दोनों में मेन फ़र्क याद रखें, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। मेन कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको इसका समझा दिया, आगे आपको दिखाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट फाइल में जाके। अच्छा आगे हाफ एडर फंक्शन है, ये इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा कि इसका आंसर कहाँ से लिखना है, हैंडआउट्स में कहाँ से आप करेंगे। नेक्स्ट फाइल देखते हैं, या जो दूसरी फाइल मेरे पास पड़ी हुई स्क्रीनशॉट्स की फाइल पड़ी हुई है उसको देखता हूँ। ओके जी, तो हम नेक्स्ट फाइल पे आ गए हैं। नेक्स्ट फाइल देखते हैं हम। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कंसीडर द बाइनरी नंबर। आपने ये 2 पास्ट पेपर है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने बाइनरी नंबर को देखना है 100101। आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। कैसे लेंगे हम, देखें 100101। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लें। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि आपने जहाँ पर 1 है वहाँ 0 कर देना है, जहाँ पर 0 है वहाँ पर आपने 1 कर देना है। तो देखें क्या होगा, ये 1 है ना, दिस मीन्स के फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 1 और 0, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर मैं ये लिख दूँ आपको ताकि आपको इस तरह समझाया जा सके, तो ये हमारे पास जो होगा ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आपने 1 को ऐड करना है 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए। अब आप ऐड करें तो 1 0 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1 और फिर 0, तो 0 1 1 0 1 1 ये इसका जवाब होगा। 0 1 1 0 1 1 ये इसका जवाब होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले आप इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसके बाद आप 1 को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर हमने कैरी ले लेना था आगे, और फिर आगे जब 0 जाना था तो वहाँ पर हमारी वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट हो जानी थी। तो ये सिंपल सा एक आंसर होता है, सिंपल सा ये एक सोल्यूशन होता है जिसकी मदद से हम 2's कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 0 1 1 0 1 1 इज द राइट ऑप्शन है, ये इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। The values that exceed the specified range cannot be correctly represented and are considered as overflow। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, क्वेश्चन की मेंटालिटी को समझा करें कि अगर वो एक्सीड कर जाए, एक्सीड का मतलब कि जो स्पेसिफाइड रेंज है, यानी मैंने आपको कहा था कि इस ग्लास के अंदर जो है वो खाली 1 kg या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बर्तन है और मैंने आपको कहा कि इस बर्तन के अंदर 1 kg मिल्क या 1 kg वाटर आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आपने क्या किया, आपने 2 kg वाटर डाल दिया, तो आपने एक्सीड कर दी उसकी स्पेसिफाइड रेंज को, तो वो करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी वो डेफिनेटली वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इस कैटेगरी को हम या इस फिनोमिना को हम ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ डाल दी या ज़रूरत से ज़्यादा आपने नंबर दे दिए तो वो ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल करेगा या ओवरफ्लो कर जाएगा वैल्यू को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। यानी ये तो अभी आपको बता रहा है ना, इसको आप याद कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको लिखेंगे भी और आप इसको बाद में एमसीक्यूज के हवाले से भी अपने माइंड में रख सकते हैं। अब देखें, ये जो आपको लाइन नजर आई ना, दिस मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी सी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? ये आपने डिमॉर्गन जो थ्योरम है या डिमॉर्गन का जो थ्योरम है आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी याद रखना है। तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम बस आपने ये याद रखना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट जवाब कंसिडर जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो पिक्चर देखते हैं। तो इफ़ टू नंबर्स, अगर दो नंबर जो हैं वो क्या हो रहे हैं इन BCD रिप्रेजेंटेशन में जनरेट करते हैं इनवैलिड नंबर को, तो बाइनरी नंबर में क्या होगा? यानी कि अगर वो आपको बता रहा है कि अगर दो नंबर जो है बाइनरी को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अगर वो इनवैलिड नंबर हमें देते हैं तो बाइनरी उसको कैसे ऐड करेगा रिजल्ट में? तो कैसे ऐड करेगा उसको? सिंपल सा इसका जवाब होगा, उसको जो है वो बाइनरी इस तरह ऐड करेगा। अच्छा, ये भी आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मैं आपको ये भी कंफर्म कर देता हूँ आपके हैंडआउट्स के साथ। का जो जवाब होगा डेट इज कॉल्ड 1001। ये गूगल से वेरीफाइड है, मैंने आपका सर्च कर लिया है। हैंडआउट्स के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हैंडआउट्स में मैंने सर्च किया था ताकि आपको दिखाया जा सके, लेकिन गूगल पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। गूगल पे जो इसका जवाब होगा 1001। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो आपने इसको 1001 से ही याद करना है। और अगर आप इसको बाइनरी यानी कि इसको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 9 है, ठीक है। तो ये 1001 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। बाकी छोड़ दें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड 1001। तो ये हैंडआउट्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बता दिया, इसको भी आपने बस एज इट इज़ याद रखना है। उसके आगे द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज़ 1। आउटपुट जो है एंड गेट का तब कब 1 होगा? एंड गेट का पता है ना आपको, जब हमारे पास तमाम तरह कंडीशंस ट्रू होती हैं। अगर मैं आपको इसका टेबल बना के दिखाऊँ तो इसका टेबल क्या होगा? ये हमारे पास टेबल होता है, ये भी आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता होता है। अगर हमारे पास जो है वो ए और बी की वैल्यू कैसे आएंगी? फर्स्ट कर लें ये 1 है, ये 1 है, यानी दोनों चीज़ें ट्रू हैं, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। एंड के अंदर एंड ही गेट मांग रहा है ना आपसे, और अगर 1 0 होगा तो दिस मीन्स कि एक भी ट्रू है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगर 0 1 होगा तो यहाँ पर भी आंसर 0 आएगा, और अगर दोनों 0 0 होंगे तो वहाँ पर भी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 कब आ रहा है? 1 तब आ रहा है जब ऑल 1s हैं। दिस मीन्स कि ऑल द इनपुट्स आर 1। अगर तमाम तर इनपुट्स 1 होंगे तो वहाँ पर हमारे पास एंड गेट का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है इसको आपने याद कर लेना है, ये आपके पेपर में आता होता है। और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर के पेपर में बहुत दफ़ा, पिछली दफ़ा जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था उनमें या उनसे ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके आगे अ स्टैंडर्ड। अब देखिए आपको बता रहा है कि जो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले मैंने आपको जो पीछे वीडियो में कराया था वो प्रोडक्ट ऑफ सम था। अब आपको सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म में क्या है? हैज़ डैश टर्म दैट ऑल वेरिएबल इन द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी आपने ये एक जिस तरह कहते हैं रट्टा या जिस तरह एक निशानी के तौर पे याद कर लें। अगर यहाँ पर आखिर में पी होगा ना तो वो प्रोडक्ट ही आपने लिखना है, अगर आखिर में POS होगा तो वो आपने S ही लिखना है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ये भी एक थ्योरम है, आपके हैंडआउट्स के अंदर लाइन लिखी हुई है, इसको भी बस आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। उसके आगे जनाब ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैंने आपको पिछले यानी प्रीवियस फाइल में करवाया था कि अ कंपैरेटर सर्किट हैज़ मल्टीपल इनपुट्स। अगर कंपैरेटर सर्किट के मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो कितने आउटपुट्स होंगे? उसके आउटपुट 3 होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, दिस मीन्स कि ये 110% चांस है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके आगे अल्टरनेटिव जो मेथड है इम्प्लीमेंटेशन कंपैरेटर्स का, वाइल अलाउ टू द कंपैरेटर, जब हम कंपैरेटर्स को अलाउ करते हैं कि इजीली कास्केटेड कर जाएं विद आउट द नीड ऑफ द एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स, यानी कि वो कह रहा है जब एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और इजीली वहाँ से हमारा जो ऑपरेटर है वो कास्केड कर जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे? यूजिंग द इटरेटिव सर्किट बेस्ड कंपैरेटर्स, वहाँ पर हम जो है वो इटरेटिव सर्किट को इस्तेमाल करते हैं या इटरेटिव सर्किट वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी आपने एज इट इज़ याद करना है, इसमें समझाने वाली कोई काम नहीं है, समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें भी। तो ये सिर्फ आपके हैंडआउट्स में लाइन लिखी हुई है उसी को इन्होंने ऑप्शन में आके दिया हुआ है, तो बस आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि यूजिंग इटरेटिव सर्किट बेस्ड कंपैरेटर्स इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके आगे द एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो इनपुट 3 to 8 डिकोडर आर एस फॉलो। वो कह रहे हैं जो एक्टिव हाई और एक्टिव लो इनपुट होगा ना 3 से 8 डिकोडर का, वो क्या होगा? इसके अंदर ना हमारे पास मुतलका चीज़ होती हैं कि एक
जो एक्टिव हाई होगा और तमाम जो रिमेनिंग होंगे वो लो होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 3 से 8 डी कोडर है और वो एक्टिव हाई और एक्टिव लो की बात करेगा ना आपको इनपुट्स की, तो वहाँ पर एक जो एक्टिव हाई होगा यानी एक इनपुट एक्टिव हाई होगा, बाकी तमाम इनपुट्स एक्टिव लो होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड 1 एक्टिव हाई एंड द रिमेनिंग 2 आर एक्टिव लो। ठीक है, यही बात इसने आपको यहाँ पे बताई हुई है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। तो OLMC, जो OLMC होती है किस पे कंसिस्ट करती है, ये फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली। फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है, फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट मैं आपको आपके हैंडआउट से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको OLMC की तमाम तर जो एब्रीवेशन है वो बताई जा रही है। इसका मतलब होता है आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स। ठीक है, और आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल जो है ये हम यहाँ पर यानी ये वाला ये देखिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OLMC कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द फाइल या अकॉर्डिंग टू द पेपर क्वेश्चन, उसके अंदर क्या आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, अकॉर्डिंग टू द पेपर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है कि ये किस में कंसिस्ट करता है, किस में मुश्किल होता है, तो ये फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जो है वो कंसिडर किया जाता है। द कॉर्ड मल्टीप्लेक्सर हैज़ डैश इनपुट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉर्ड मल्टीप्लेक्सर होता है उसके कितने इनपुट्स होते हैं, उसके 16 इनपुट्स होते हैं। ठीक है, अब 16 इनपुट कैसे होते हैं उसके, देखें 2 की पावर 4 कर लें। कॉर्ड का मतलब क्या होता है 4, तो 2 की पावर 4, इसका मतलब है कि 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 16 कंसिडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कैरी प्रोपोगेशन कैन बी एक्सेस, जो कैरी की जो प्रोपोगेशन होती है हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया हुआ, हम इसको हैंडआउट्स में चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इन्होंने ना इनडायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाया हुआ प्रॉपर, मैं आपको करवा देता हूँ। लेकिन जो कैरी प्रोपोगेशन होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम की फॉर्म में p, उसके आगे जो आपको ये आ रहा है ना ये नज़रिए एक्स और का होता है, यानी इसके ऊपर हम सर्कल लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास जो भी नंबर आगे होता है सी का। अब आप इसको अपने क्वेश्चन के अंदर चेक करें तो वहाँ पर आपको ए की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देखें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो ये वाला होगा, यानी CPA एक्सक्लूसिव और का ऑपरेटर और B, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स में वहाँ पे सिर्फ P और Q की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन अब आपके यहाँ पे A और B की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। इस तरह से हम कैरी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कैरी प्रोपागेशन को इस तरह से हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ये वाला होगा। उसके आगे हम देखते हैं, तो इन द बाइनरी नंबर के अंदर 1100.111 द फर्स्ट बिट एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट हैज़ द वेट। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट की फॉर्म है ना 1100.111, इसका कितना वेट होगा डेसिमल पॉइंट के अंदर। तो सिंपल इसको भी आप कन्वर्ट कर लें। ये इसका रिजल्ट आया और मैंने हैंडआउट्स में काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला और मुझे खुद भी ये श्योर नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों में से किसी बंदे को श्योर होगा तो काइंडली कर ले। कैलकुलेटर भी मैंने फाइंड आउट किया, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा ना अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो 1 होगा। आप यहाँ पे 1 ऑप्शन लगा दें। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये आपने इसको 1 लगाना है, 1 के अलावा नहीं लगाना आपने। ठीक है, ये पहले 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये 1 ऑप्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ठीक है, 1 लगा दीजिएगा, अदरवाइज आपको कोई चीज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे देखते हैं, इन द फॉलोइंग के मैप विच ग्रुप हैज़ लीगल ग्रुप। आपने लीगल ग्रुप के बारे में बताना है। तो लीगल ग्रुपिंग क्या होती है, सबसे पहले के मैप में मैं आपको वो बता देता हूँ, हैंडल्स में जाके समझा देता हूँ। ये देखें, ये आपका ग्रुपिंग का जो है वो सारा कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं। ये पेपर में भी आपके आता होता है। तो ग्रुपिंग हम ना ऐसे करते हैं कि हमारे पास ये, इसका मतलब है कि ये इससे ग्रुप है, यानी ये यहाँ से आपको मतलब समझ आ रहा है कि ये इससे ग्रुप है, और ये नीचे से देखें तो ये इससे ग्रुप है, यानी इसका मतलब है कि ये इस तरह ग्रुप होंगे आपस में, इस तरह और नीचे से इस तरह। तो ये हमारे पास ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए यहाँ पे 1 1 से ग्रुप है। आप ना इसको ऐसे ग्रुप नहीं कर सकते हैं, बस इस तरह और इस तरह ग्रुपिंग नहीं कर सकते। या तो सिर्फ ऊपर से नीचे कर सकते हैं या आप इस तरह कर सकते हैं। आप इस फॉर्म में क्रॉस फॉर्म में ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं के मैप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी, यानी ए के साथ आपने ग्रुपिंग करनी है। किसकी ग्रुपिंग होगी, ये आपको लाइन क्या बता रही है, ये सी की वैल्यू है। जिस तरह अभी हम पीछे गए हैं तो ये ए की वैल्यू है। ठीक है, ये ए बी,
ये आगे फिर इसकी बी की, ये सी की और ये डी की। तो यहाँ पे देखें ए के साथ सी की ग्रुपिंग हो रही है, तो यहाँ पे सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा कि 1 1। तो ये 1 1 आपस में ग्रुप हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि हमने 1 को 1 के साथ आपस में मिलाना होता है, हमने इस तरह से क्रॉस की तरह ग्रुपिंग नहीं करनी होती है। तो सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। होपफुली थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, उसके आगे देखते हैं इन CMOS बेसिकली एक रूल है जिसके अंदर 5 वोल्ट सीरीज है और इनपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक हाई सीरियल इन द रेंज ऑफ डैश वोल्ट। तो ये 3.5 to 5 है। ये भी एक थ्योरम टाइप ही क्वेश्चन है, इसको भी आप एज इट इज ही याद कर लें, समझाने वाला कोई काम नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आपके पूछा जा चुका है। उसके आगे प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि कब होता है ये PAL स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, ठीक है। प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक हैज़ डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। ये मैंने आपको पहले वीडियो में करवा दिया था, मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। उसके आगे एन इक्विवेलेंट ABEL नीडेड टू बूलियन एक्सप्रेशन A+B। ये जो A+B है ना, अगर आपने इसको ABEL की नोटेशन में लिखना है तो आप इस प्लस को जो है वो चेंज करेंगे हैश टैग में, ठीक है। ये मैं आपको जब इंशाल्लाह पार्ट 2 करवाऊंगा उसके अंदर डिटेल को सब आपको दोबारा बता दूंगा। तो यहाँ पे देखें ये हैश टैग में सिर्फ आ गया, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा। उसके आगे देखते हैं हम, तो कैरी आउट सम के फंक्शन में आपको बता रहा था ये फुल एडर का फंक्शन है। फुल एडर से मुराद ये है कि यहाँ पर ये सिंपल थ्योरम है, इस थ्योरम में समझाने वाला दोबारा कहूँगा कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने इसको रट्टा ही लगाना है कि फुल एडर का थ्योरम क्या होगा, हाफ एडर का थ्योरम क्या होगा, ठीक है। तो ये हाफ एडर और फुल एडर भी इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ये भी आपको पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपने इसको, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो आपने वहाँ पे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो फुल एडर का ये वाला थ्योरम होगा, इसको बस आपने एज इट इज़ अपने माइंड में रखना है। उसके आगे देखिए ट्रुथ टेबल हमारे पास है और आपने इसको SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट की नोटेशन में लिखना है। तो कैसे करेंगे हम, ABC कॉम्प्लीमेंट प्लस AB कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और C। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इस वाले टेबल का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये वाला कंसिडर किया जाएगा। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, लेकिन ये तकरीबन 2 मैंने आपको पास्ट पेपर करवा दिए हैं जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, और होपफुली आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आपका यहाँ से बहुत सारा डेटा रिपीट भी हो जाएगा। उसके आगे बूलियन एक्सप्रेशन, जो बूलियन एक्सप्रेशन है लॉजिक सर्किट की, वो क्या होती हैं ये देखें। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि एंड का फंक्शन ये वाला है और का ये वाला है। अब यहाँ पे A+B, ये जो और का ऑपरेशन होता है ना उसको हम प्लस के साथ शो करते हैं, और जो एंड होता है ना इसको हम डॉट के साथ मल्टीप्लाई के साथ शो करते हैं, ठीक है। अब जो प्लस होगा वो एंड होगा, जो और होगा वो एंड होगा, और जो हमारे पास डॉट होगा वहाँ पर एंड का ऑपरेटर या मल्टीप्लाई का ऑपरेटर कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे A+B, ये देखें और है ना, तो A+B, उसके आगे सारे एंड है, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो B C D और E यानी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वाले दोनों फंक्शन याद रखिएगा, पेपर में आते होते हैं। दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है, यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जहाँ पर भी ये और का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पास एंड का ऑपरेशन होता है ना वहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं या डॉट लगाते हैं। तो ये देखें ये तीनों हमारे पास जो है मल्टीप्लाई है, तो दिस मीन्स कि ये एंड यानी डॉट आएगा, और यहाँ पर ये जो पहला है ये मेरे पास जो है वो प्लस का ऑपरेटर, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यानी और का ऑपरेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। बस यहाँ तक आपकी जो है, यहाँ तक आपके 2 पास्ट पेपर कंप्लीट हो गए हैं जी। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों को तमाम तरह कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल से बता सकूं, ताकि आपको आने वाले पेपर में किसी तरह की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। इंपॉर्टेंट बातें सारी मैंने आपको बता दी हैं, एज इट इज़ इसको याद रखें, बार बार वीडियो को देखें, ताकि आपको आने वाले दिनों में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना हो। इसके अलावा प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ याद रखेंगे, अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम लोगों को कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।